Hey dear, this is Asif here. How are you guys? Guys, today we are going to further started our electricity topic of class 10th. जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में देखा था इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत क्या है, आखिर इलेक्ट्रिसिटी इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी कैसे आया। सबसे पहले थेल्स ने सोचा, थेल्स से सोचते सोचते बेंजामिन फ्रैंकलिन तक हम लोग आए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में बांटा, चार्ज को दो भागों में बांटा। एक नया टर्म दिया चार्ज, जिसका नाम दिया पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और प्लास्टिक रड पे नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बताया था। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछला लेक्चर में तो इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कवरी के बारे में बताए थे, बात किए थे। चार्ज क्या होता है उसके बारे में बात किए थे, चार्ज डबल नेचर का होता है उसके बारे में बात किए थे, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात किए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी बात किया था दोस्तों कि लाइक चार्ज रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। हम लोगों ने बात किया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा दोस्तों, अट्रैक्ट करेगा। हम लोगों ने तो यहाँ तक पढ़ा था दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ तक क्या किए थे, पढ़े थे। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हम लोगों ने बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों, आपको क्या मालूम है कि चार्ज का कंसेप्ट कौन दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन दिया था। जैसे चार्ज का कंसेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन दिया था, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि चार्ज क्या है। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, यानी चार्ज जो है किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी, यानी कोई भी दुनिया का कोई भी मैटर हो, हर मैटर में चार्ज है। यानी दुनिया का एवरीथिंग, जितना भी दुनिया का चीज़ें हैं सारे के सारे अंदर चार्ज है। और तो हमने ये बताया था कि फंडामेंटल पार्टिकल, यानी जो फंडामेंटल पार्टिकल कहने का क्या मतलब, फंडामेंटल पार्टिकल कहने का मतलब है कि सारा चीज़ क्या होता है, चार्ज से भी क्या होता है, बना होता है। यानी हर पार्टिकल में चार्ज अवेलेबल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। यानी दुनिया का कोई भी चीज़ कैसे बना होता है, एटम से बना होता है। एटम कैसे बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है। तो हमारे कहने का मतलब एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। तो हर मैटर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर चार्ज है ही। सो दोस्तों, हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ लिया था। देखिए अब दोस्तों, कोई भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है कि कोई मैटर के पास अगर चार्ज रहेगा तो उसके पास क्या रहेगा, कुछ ना कुछ मास रहेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। चार्ज एंड मास बोथ आर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। यानी दुनिया में कोई भी मैटर है, क्या दुनिया में कोई भी मैटर, जैसे इस मार्कर को ही ले लीजिए, इस मार्कर के अंदर चार्ज भी है और इस मार्कर के अंदर मास भी है। यानी इस मार्कर का कुछ मास है, जिस मास को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इसके चार्ज को हम लोग अभी देख नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। मान लीजिए मार्कर अगर प्लास्टिक का है तो हम लोग इसको क्या चीज़ पे रगड़ेंगे, प्लास्टिक को फर से रगड़ा जाता था। क्या चीज़ से, फर से। तो प्लास्टिक को फर से रगड़ने पे फर पे क्या जाता था, प्लास्टिक पे क्या जाता था, निगेटिव चार्ज आ जाता था। यानी प्लास्टिक पे भी चार्ज आ जाता था। हमारे कहने का मतलब छोटू कि दुनिया का कोई भी पार्टिकल हो उसके पास फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जो कि चार्ज होता है और मास होता है। क्योंकि सारा का सारा पार्टिकल जो मिलके बना होता है ना, वो चार्ज और मास से मिलके क्या होता है, बना होता है। तो देखिए आज हम लोग बात करेंगे चार्ज और मास के बारे में डिफरेंस। ये आपके एग्जाम में क्लास 10th के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्लास 10th के CBSE ICSE और स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको चार्ज एंड मास का 5-5 डिफरेंस पूछ देते हैं, और ये 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देते हैं जो कि आपको लिखने होते हैं। इसीलिए ये टॉपिक बहुत बढ़िया है। और मास के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, मास के बारे में आप लोग कौन सा क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े होंगे कि मास कैसे वेरी करता है। तो आज हम लोग चार्ज और मास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दोनों चार्ज और मास क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी कोई भी मैटर चार्ज से बना होता है और उसके साथ साथ मास से ही बना होता है। अगर किसी के पास चार्ज है तो निश्चित है कि उसके पास मास होगा ही होगा। बिना चार्ज के मास हो ही नहीं सकता है। एक चीज़ और बता देते हैं, अगर दुनिया में कोई भी वस्तु के पास मास है
तो चार्ज होगा, अगर उसके पास चार्ज है तो मास होगा। तो इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज कंसिस्टेड ऑफ चार्ज एंड मास। सो चार्ज एंड मास बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर का कोई भी द्रव्यमान का, कोई भी वस्तु का, कोई भी मटेरियल का, कोई भी सब्सटेंसेस का, ये क्या है? चार्ज और मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मास और चार्ज के बारे में क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? मास और चार्ज के बारे में क्या देखते हैं दोस्तों? डिफरेंस देखते हैं। तो मास और चार्ज का डिफरेंस देखिएगा दोस्तों। आई होप आपको बहुत सारा चीज़ दिखाई दे रहा होगा। हाँ, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है, उधर वाला दिखाई नहीं दे रहा है, तो उधर वाला पढ़ाते वक्त हम कैमरा को टिल्ट कर देंगे, तब तक आप इधर देखिए। क्या है? पहला देखिए मास के बारे में देखिए। मास मतलब क्या होता है? मास कोई भी ऑब्जेक्ट का मास होता है, यानी मास क्या है? जैसे मास किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम बोलते हैं कि ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, यानी 5 kg वो क्या है? 5 kg उसका मास है, 5 kg उसका क्या है? वेट है। तो इसके बारे में आप लोग डिटेल ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े होंगे कि मास जो होता है डिपेंड करता है जी के वैल्यू पर भी। तो वो चीज़ अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पे ही बात करते हैं, नहीं तो फिर टॉपिक से मैं भटकूंगा तो लेक्चर बहुत ज़्यादा देर की हो जाएगी। और मैं वैसे ही एक बार भटक जाता हूँ टॉपिक से, तो पता नहीं फिजिक्स में पूरा गोल गोल घुमा कर एक जगह ला देता हूँ। इसी वजह से टॉपिक से भटकना उचित नहीं समझते। सोचते हैं कि वीडियो ज़्यादा लेंथ का भी ना हो और वीडियो अच्छा भी हो। तो देखिए, सबसे पहले मास के बारे में देखते हैं। तो मास क्या है? मास का यूनिट देखते हैं। पहला नंबर क्या है? इट्स यूनिट इज ग्राम, यानी मास का जो यूनिट होता है क्या होता है? ग्राम होता है। मास को हम लोग कैची में मेजर करते हैं, उसका मात्रक क्या है? उसका ऐसा यूनिट क्या है? उसका ऐसा यूनिट क्या है? ग्राम है। यानी मास और चार्ज को हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं। मास और चार्ज को क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। हम लोग कोई भी चीज़ मार्केट से खरीदने जाते हैं तो कैची में खरीदते हैं? ग्राम में ही खरीदते हैं, लेकिन ग्राम को हम लोग कैची में कन्वर्ट कर देते हैं, केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मास का जो फंडामेंटल यूनिट्स होता है क्या होता है? ग्राम होता है। वैसे ही चार्ज के बारे में तो बता दिए। चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है और मास भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? इट्स यूनिट इज कूलम्स, और इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और मास के यूनिट को क्या से डिनोट करते हैं? जीएम से, यानी ग्राम को जीएम से डिनोट करते हैं और इस यूनिट को कूलम से डिनोट करते हैं। अब देखिए, जो कूलम साहब थे, कूलम में क्या थे? साइंटिस्ट थे। कूलम ने अपने नाम से ही चार्ज का क्या रखा? यूनिट को कूलम रखा है। कूलम साहब जो थे, इसके बारे में हम लोग फर्दर आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि कूलम साहब ने कैसे अपने नाम को ही चार्ज का यूनिट रखा। हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इतना जान लीजिए कि कूलम साहब जो थे क्या किए? अपने नाम जो था उन्हीं के नाम से क्या रखे? कूलम एक चार्ज का यूनिट रखे, जो कि इसको हम लोग स्मॉल सी से डिनोट करते हैं और मास को हम लोग जीएम से और ग्राम से लिखते हैं। अब देखिए छोटू, दूसरा कह रहा है कि मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मास इज नेवर क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी बोलता है कि मास जो है, मास को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना तो क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि वो एक जगह से दूसरे एनर्जी में क्या होगा? कन्वर्ट होगा। कैसे? आप लोग सोच रहे हो कि सर हम तो मास के बारे में नहीं सुने थे, चार्ज के बारे में सुने थे। तो बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल आप लोग सुने थे चार्ज के बारे में, लेकिन मास के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि मास को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रिएट ना कर सकते हैं, ना इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ही लोग का बॉडी है, हम लोग का बॉडी है, अगर हम लोग क्या करेंगे? जॉगिंग करेंगे, अगर हम लोग दौड़ेंगे तो क्या होगा? हम लोग का मास कम होगा। हम लोग का मास यानी हम लोग का वेट क्या होगा? बॉडी का वेट कम होगा। अगर हम मान लीजिए रोज़ सुबह 5 किलोमीटर का जॉगिंग करते हैं तो क्या होगा? मेरा बॉडी का जो मसल्स है, मसल्स क्या होगा? कम होगा। तो वो मसल्स कम कैसे होगा? मसल्स कम होगा तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जब आप दौड़िएगा तो आपका मसल्स कम होगा। तो आपका मसल्स कम होगा, आपका मसल्स कम होगा तो आपका मास कम होगा। अगर आपका मास कम होगा तो हम मास को तो डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। आप दौड़ के अपने मास को क्या करें? ख़त्म करें, डिस्ट्रॉय करें? नहीं दोस्तों, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने मास को क्या कर रहे हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। नहीं, हम लोग अपने मास को दौड़ते वक्त क्या करते हैं? स्वेटिंग के फॉर्म में हम लोग के बॉडी से पसीना बन के निकल जाता है। जब पसीना बन के निकल जाता है तो मान लीजिए मेरे बॉडी से 250 ग्राम का मास अगर लूज हुआ हो तो कम से कम ½ लीटर का क्या होता है? पसीना हम लोग के शरीर से क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। तो पसीना जो बाहर निकला तो मेरे शरीर से जो ½ लीटर का जो स्वेट है
बाहर निकला तो हाफ लीटर का वो जो वेट निकला तो हाफ लीटर का भी तो वेट होगा, वो धरती पे जाएगा तो कुछ ना कुछ धरती का वेट बढ़ाएगा ना, हाफ लीटर भी तो बढ़ाएगा। तो हमारे कहने का मतलब मास ख़त्म कहाँ हुआ, मास हमारे बॉडी से निकल के धरती में चला गया। यानी मास पसीना के फॉर्म में यानी स्वेट के फॉर्म में हमारे बॉडी से निकल के बॉडी से गिर गया और गिरने के बाद धरती पे चला गया। यानी मास एक जगह से क्या हुआ दूसरे जगह पे कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है। वैसे आप लोग बोलिएगा कि सर हम लोग खाना खाकर अपने मास को क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं। नहीं, हम लोग खाना खाते हैं तो अपने मास को गेन कहाँ करते हैं, हम लोग प्रोटीन को लेते हैं। यानी प्रोटीन गेन क्या होता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए मेरा वेट 10 kg, सॉरी मेरा वेट मान लीजिए 70 kg है और मैं रोज़ खाना खा रहा हूँ और मेरा वेट 10 दिनों बाद क्या हो गया 5 kg और इंक्रीज हो गया। तो 10 दिन बाद जो 5 kg इंक्रीज हुआ है ना, तो मान लीजिए 10 दिन बाद हम मार्केट से 10 दिन पहले हम मार्केट से ख़रीद के लाए थे, पीनट खरीद के लाए थे, फिर ग्राउंड नट खरीद के लाए थे, फिर कैसियो काजू खरीद के लाए थे, फिर प्रोमीग्रेनेट अनार खरीद के लाए थे, फिर मैंगो, यानी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और रो फ्रूट्स दोनों खरीद के लाए थे। यानी हम लोग बहुत सारा सूखा फल और उसके बाद बहुत सारा ठंडा फल भी खरीद के लाए थे, जिससे क्या होता है वेट गेन होता है। जैसे डेट खजूर हो गया, फिर दूध हो गया, फिर काजू हो गया, बहुत सारा चीज़ को हम 10 दिन पहले ख़रीद के लाए थे। उस 10 दिन पहले ख़रीद के लाए थे और 10 दिन वो सब का वेट कितना था, जितना सामान हम खरीद के लाए थे क्या था उसका वेट मान लीजिए 10 kg था। कितना वेट था सबका, सब सामान का 10 kg वेट था। जितना हम सामान मार्केट से, मेरा बॉडी का वेट मान लीजिए अभी 70 kg है। जब मेरा बॉडी का वेट 70 kg है, उसी समय हम मार्केट से 10 kg का क्या फल वगैरह ख़रीद के लाए। अब 10 दिन बाद क्या होता है, हम सारे फल ओल को खा जाते हैं। जब सारे फल वगैरह को हम खा जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, मेरे बॉडी में 5 kg का वेट और बढ़ जाता है 10 दिन बाद। आफ्टर ईटिंग दैट फ्रूट्स आवर बॉडी विल इंक्रीज इन माय वेट 5 kg मोर। यानी मेरा बॉडी 70 kg से कितना हो जाता है, 75 kg का हो जाता है। जब मेरा बॉडी 70 kg से 75 kg होता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर आपका वेट बढ़ गया। वेट मेरा बढ़ा नहीं, बल्कि जो फल फूल हम लाए थे मार्केट से खाने के लिए, उसका भी तो वेट कुछ था, उसका वेट मेरे बॉडी में चला गया। तो मेरा बॉडी में जब उसका वेट चला गया तो फिर मेरा वेट बढ़ा क्यों, बढ़ा कहाँ, क्योंकि हम तो बाहर का वेट अपने अंदर डाले। यानी जब वो पहले धरती पे था, यानी मेरा पहले 70 kg था वजन, जो हम सामान खरीद के लाए थे उसका 10 kg वजन था। अब दोनों आदमी हम लोग एक जगह तराजू पे तोला जाते तो 70 kg मेरा, 10 kg उसका, 80 kg हो जाता। 80 kg होता ना छोटू। लेकिन 10 दिन बाद हम सारे फल को खा जा रहे हैं तो मेरा वेट 5 kg बढ़ जा रहा है। तो 5 kg बढ़ के 75 kg हो जा रहा है और फल भी ख़त्म हो जा रहा है। तो फल तो ख़त्म हो गया लेकिन मेरा वेट 5 kg बढ़ गया। यानी वो मास जो था मेरे शरीर में चला गया, मेरे शरीर में जाकर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और मेरा वेट को 5 kg बढ़ा दिया। तो हमारे कहने का मतलब है मेरा वेट को बढ़ाया नहीं, वो धरती मेरे अंदर चला गया। तो जाहिर सी बात है, हम जब दोनों बाहर में थे तो भी मेरा वेट ज़्यादा था, जब वो मेरे शरीर के अंदर चला गया तो भी मेरा वेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो मेरे साथ हो गया। यानी अब दो चीज़ हो गए तब मेरा वेट बढ़ा, अलग अलग थे तो भी वेट बराबर था। तो हमारे कहने का मतलब कि हम लोग अपना क्या करते हैं, मास को ना तो तोड़ सकते हैं ना ही क्या कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे अभी फ्रूट का मास मेरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया, अगर फिर हम दौड़ते हैं तो फूड का मास जो होता है क्या होता है, पसीना की तरह निकल के हम लोग के बॉडी से धरती पे चला जाता है। धरती के अंदर पसीना में मिट्टी में मिल जाता है, हम लोग का बॉडी का वजन घट जाता है। तो घटता नहीं है, बल्कि वो एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, चेंज होता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो वैसे ही मास हमेशा कंजर्व रहता है। मास को ना तो हम लोग बना सकते हैं ना ही उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो मास इज ऑलवेज कंजर्व, मास इज नेवर क्रिएटेड एंड नोर डिस्ट्रॉयड। वैसे ही चार्ज जो होता है, चार्ज भी क्या होता है, चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व, इट कैन नेवर बी क्रिएटेड और नोर बी डिस्ट्रॉयड। वैसे ही चार्ज होता है, चार्ज को भी ना तो हम लोग बना सकते हैं ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये तो बारे में आप लोग जानते होंगे। इसको और डिटेल आप लोग को पढ़ना है क्लास 12 के टॉपिक में कि आखिर चार्ज को क्यों हम लोग ना तोड़ सकते हैं ना बना सकते हैं। मास के बारे में तो अभी थोड़ा सा समझाने के एग्जाम्पल देकर कोशिश किया, लेकिन अभी और एग्जाम्पल देता चाहे और इसको थ्योरेटिकली प्रूफ करता
तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, आप लोग को समझ में शायद नहीं आता, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का टॉपिक्स है। बस बच्चा को इतना बताना होता है कि मास को हम लोग बना सकते हैं, ना तो बना सकते हैं ना ही उसको बिगाड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश की एग्जाम्पल देकर समझाने का, समझ में आया हो तो भी अच्छा, नहीं समझ में आया हो तो फिर से समझने का कोशिश कीजिए। और व्हाट्सअप पे मेरा डाउट पूछ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया होता है। अगर बाय द वे समझ में नहीं आया तो यू कैन कॉल मी, और वेदर यू कैन व्हाट्सअप मी, वेदर आई विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई भी चीज़ मास के बारे में समझ में नहीं आता, लेकिन डिटेल में उतना नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि वो आपके कंसर्न की नहीं, आपके सिलेबस से बाहर है। ज़्यादा बताऊँगा तो भी फिर भी दिक्कत है, कम बताऊँगा फिर भी दिक्कत है, समझ में आना चाहिए। तो मास को भी ना तो हम लोग बना सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। वैसे ही चार्ज को ना तो हम लोग बना सकते हैं, ना ही हम लोग क्या कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं मास के तीसरा प्रॉपर्टी और चार्ज के तीसरा प्रॉपर्टी में। मास का तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, मास हैज एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी मास जो है अलजेब्रिक सम रूल को क्या करता है, फॉलो करता है, और चार्ज भी उसको क्या करता है, फॉलो करता है। तो देखिए, चार्ज हैज ऑल्सो एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी चार्ज के अंदर भी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है, ऐड मतलब क्या होता है, जोड़ना। ऐड मतलब क्या होता है, जोड़ना। आप लोग जोड़ घटाव बचपन में पढ़े होंगे और आज भी जोड़ घटाव का यूज करते हैं। तो एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, अगर हम लोग एक मास को लेंगे फिर प्लस में एक मास को लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मास हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मेरे बॉडी 70 kg का है, हम 10 किलो का फ्रूट्स लाए और फ्रूट्स को 10 दिन के अंदर खा गए, तो 10 दिन बाद मेरा वेट क्या हो गया, 5 kg बढ़ गया। तो मास को तो हम लोग ना बढ़ाए हैं ना घटाए हैं, बल्कि जो मास पहले मेरे बॉडी के बाहर था वही मास अब मेरे बॉडी के अंदर आ गया। तो मेरे बॉडी के अंदर आ गया तो मेरा मास बढ़ा कहाँ, क्योंकि वो मेरे बॉडी के बाहर था तो भी उसका मास था, और मेरे बॉडी के अंदर आ गया तो भी मास हो गया, तो वो कुछ बढ़ा नहीं। तो वैसे ही क्या होता है, मास को 1 kg 2 kg 3 kg करके क्या कर सकते हैं, हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, 1 kg प्लस 1 kg बराबर कितना हो गया, 2 kg। वैसे ही रहता है 3 kg प्लस 2 kg बराबर क्या होता है, 5 kg। यानी मास को हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मास को एडिटिव प्रॉपर्टी यानी उसको ऐड करके क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे आप लोग मार्केट में जाते होंगे तो 2 किलो चीनी, 3 किलो चावल, 1 किलो आटा, ये सब लेते होंगे तो सब जुट जाता है ना, जुट सकता है कि नहीं, सारा के सारा मास जुट सकता है। तो वैसे ही मास के पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी वो जुट जाता है। तो वैसे ही चार्ज हैज ऑल्सो एडिटिव प्रॉपर्टी, चार्ज भी क्या होता है, जुट जाता है। जैसे एक चार्ज तू लाओ, एक चार्ज तू लाओ, दोनों चार्ज को जोड़ देंगे तो कितना चार्ज हो गया, 2 कूलम चार्ज हो गया। मान लीजिए हम 5 कूलम चार्ज अपने दोस्त से ले लिए, 6 कूलम चार्ज अपने घर वाला से ले लिए, तो कुल मिला के मेरे पास कितना चार्ज हुआ, 6 5 11 कूलम चार्ज। तो मेरे पास 11 कूलम चार्ज हो गया, 11 कूलम चार्ज हो गया। यानी चार्ज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि चार्ज हैज ऑल्सो एडिटिव प्रॉपर्टी। चार्ज भी एडिटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है, अलजेब्रिक सम रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। तो देखिए हम ये एग्जाम्पल दिए, 1 कूलम प्लस 1 कूलम बराबर कितना होता है, 2 कूलम चार्ज होता है। सो गाइस आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आता है तो फिर वीडियो को रिवर्स कीजिए, फिर देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, निश्चित है कि समझ में आएगा। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो मैं नहीं छोड़ूंगा ताकि आपको समझ में ना आए। उसके बाद देखिए 4th नंबर पॉइंट क्या होता है, मास हैज ओनली 1 टाइप। मास का कोई टाइप नहीं होता है, मास एक ही टाइप का होता है, बस केवल मास ही होता है। मास हैज ओनली 1 टाइप, मास से केवल एक ही टाइप होता है। लेकिन चार्ज हैज 2 टाइप्स, लेकिन क्या होता है, चार्ज के पास 2 टाइप्स होता है। चार्ज के पास 2 टाइप्स होता है। पहला आपको बताए थे, पॉजिटिव को ऐसे लिखते हैं, पॉजिटिव, और ये क्या है, निगेटिव, यानी NEGATIV। यानी मास का कोई चार्ज नहीं हो, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, मास का कोई टाइप्स नहीं होता है, मास सिंगल होता है, एक ही टाइप का होता है, केवल मास होता है। लेकिन आप लोग देखिए, चार्ज हैज 2 टाइप्स, यानी चार्ज का कितने टाइप्स होते हैं छोटू, चार्ज का 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स पॉजिटिव चार्ज, दूसरा टाइप निगेटिव चार्ज, जो कि मैंने कल के पिछला लेक्चर में ही बताया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को 2 भागों में बांटा, जो कि फ्रांसिस डुफ्राई ने भी बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार का होता है, लेकिन वो नहीं बता पाया था, नाम नहीं दे पाया था, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। उसी को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आगे ले जाकर, जब वो एक्सपेरिमेंट किए, काइट एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या बताया कि चार्ज होता है, और चार्ज होता है 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। तो दोस्तों मास का कोई टाइप नहीं होता है, मास सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड एग्जिस्ट करता है, अकेला एग्जिस्ट करता है, मास अकेला होता है। लेकिन चार्ज हैज 2 टाइप्स, चार्ज का 2 प्रकार होता है। पहला
पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। दोस्तों ये बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है, आप इसको रट्टा मार दीजिए। आपके एग्जाम में यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेन एवर आई हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन दैट टाइम क्वेश्चन वर आस्क्ड to these topics and what is the difference between charge and mass, write 5 differences between charge and mass। तो आपको लिखना होगा। तो आप ये क्वेश्चन को आप हल्का मत लीजिएगा कि थ्योरेटिकल पार्ट है तो सर छोड़ देते, नहीं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखिए 10th क्लास का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके लिए भी ना हो, हर टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th अगर आपका सही से नहीं होगा छोटू तो आपको क्लास 12 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और क्लास 12 के साथ साथ क्लास 11th में भी प्रॉब्लम होगी कि जो चीज़ आप 10th में पढ़ रहे हैं सेम वही चीज़ आपको क्लास 12 में पढ़नी है, जो 9th में पढ़ते हैं सेम वही चीज़ आपको 10th में पढ़नी है, सॉरी 11th में पढ़नी है। इसीलिए यू ऑल मस्ट हैव टू स्ट्रॉन्ग योर बेस, आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका क्लास 12 में अच्छा स्कोरिंग करने के लिए। तो ये सब चीज़ को अभी से पढ़ लीजिए ताकि 12th क्लास में ये सारे चीज़ पढ़ाए जाएंगे, लेकिन उस समय आपको बहुत सारा चीज़ें समझ में आएगी। स्पेशली मैं तो क्लास 12 IIT JEE मेंस का ही टीचर्स हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप लोग के डिमांड पे क्लास 10th का वीडियो आ रहा है, और नहीं तो मैं क्लास 10th वाला को लिटरली पढ़ाता नहीं हूँ इसी वजह से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को पूरा 10th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। और बहुत जल्द मेरे चैनल पे केमिस्ट्री का टीचर भी आने वाले हैं, SST का भी टीचर आने वाला है, और स्पेशली मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं, तो आप लोग को स्पोकन इंग्लिश का भी क्लास लाऊंगा। तो अभी बताया कि चार्ज के 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, और मास का केवल एक ही टाइप होता है। अब देखिए हम लोग 5वां नंबर प्रॉपर्टी में आते हैं। 5वां नंबर प्रॉपर्टी क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप लोग 9th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर से आप परिचित हुए होंगे, या फिर 7th क्लास से ही आप लोग ग्रेविटेशन चैप्टर से थोड़ा बहुत परिचित हुए होंगे, लेकिन 9th क्लास में उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़े होंगे। तो 9th क्लास में न्यूटन्स जो है मास पे एक लॉ दिया था। मास पे क्या दिया था? एक लॉ दिया था। मास यानी दुनिया में कोई भी द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान पे मास पे एक लॉ दिया था, जिस लॉ को हम लोग क्या नाम देते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या नाम देते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कौन दिया था? न्यूटन साहब ने दिए थे, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ने क्या बताया था कि 2 गो मास जो होता है हमेशा एक दूसरे पे क्या करता है? फोर्स लगाता है। क्या करता है? एक दूसरे पे क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। जैसे हम लोग बोले ना कि चार्ज 2 चार्ज रहेगा तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, और दोनों चार्ज को अगर हम लोग पास में लाएंगे तो एक दूसरे को, अगर दोनों चार्ज अलग अलग नेचर का रहेगा, अनलाइक चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अगर लाइक चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। सेम वैसे ही मास जो होता है क्या करता है? वो सिर्फ अट्रैक्ट करता है, वो रिपेल नहीं करता है। क्या करता है? वो अट्रैक्ट नहीं करता है, केवल अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता है। तो न्यूटन साहब ने क्या बताया कि दुनिया में अगर 2 गो मास है तो दोनों मास क्या कर रहा है? एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। जैसे एक मास ये है और एक मास ये है, ये दोनों भी एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है, लेकिन इतना कम फोर्स लगा रहा है कि हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है। क्या वो नहीं चल पा रहा? हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है। वैसे ही दुनिया का, जैसे हम लोग का धरती नाचती है, तो धरती नाचती है यानी पृथ्वी हम लोग का नाच रही है। तो पृथ्वी नाचने का कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी नाचने का कारण यही है कि सूर्य जो है, सूर्य भी बहुत बड़ा है, सूर्य तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। तो सूर्य बहुत बड़ा है और पृथ्वी भी क्या है? अपने आप में हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा ही है। तो पृथ्वी भी बड़ा है और सूर्य भी बड़ा है। तो पृथ्वी भी सूर्य को अपने ओर खींचना चाहता है, और सन भी पृथ्वी को अपने ओर खींचना चाहता है। दोनों एक दूसरे को खींचने के क्रम में हम लोग का पृथ्वी क्या करता है? राउंड करता है, रिवॉल्व करता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में क्लास 11th में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th में कि आखिर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों घूमता है। आखिर पृथ्वी घूमता है तो हम लोग को पता क्यों नहीं चलता है। आखिर चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कैसे लगा लेता है। तो सेम इसका एक ही कंसेप्ट है, ग्रेविटेशन का फोर्स, यानी दोनों मास के बीच में फोर्स लगता है। यानी पृथ्वी चंद्रमा पे फोर्स लगा के चंद्रमा को अपनी ओर खींचता है, और चंद्रमा पृथ्वी पे फोर्स लगा के पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। इसीलिए क्या होता है? दोनों चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो हमारे कहने का मतलब ये कंसेप्ट है 11th क्लास की, और 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। तो हमारे कहने का मतलब है इतना डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रेविटी है नहीं। जब ग्रेविटी पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल आपको फील करा दूंगा कि आखिर कितना मज़ा आता है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स को फील कीजिए दोस्तों,
फील द फिजिक्स। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स को फील करना सीख लीजिए। कब तक भागिएगा, फिजिक्स से डरना नहीं, फिजिक्स से लड़ना है। वाल्टर नेनिन का नाम सुना है? वाल्टर नेनिन कभी यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, वो भी फिजिसिस्ट है, उन्हीं से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। तो हमारे कहने का मतलब कि न्यूटन ने क्या नियम दिया कि दुनिया में दो गो मास हमेशा एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, रिपल्सिव नहीं। कैसा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स। दो गो मास है तो हमेशा एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे सर ये नीचे ज़मीन है, नीचे धरती है, ऊपर यहाँ पे क्या है? मार्कर है। तो क्या ये धरती इस मार्कर पे फोर्स लगा रहा है? हाँ बिल्कुल लगा रहा है। जैसे ही इस मार्कर को हम अपने हाथ से छोड़ेंगे तो ये मार्कर धरती पे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि धरती इस मार्कर पे फोर्स लगा रहा है। तो सर आप ये बताइए ना कि जब आप बोले कि दो गो मास, सर आप बोले ना कि दो गो मास एक दूसरे पे हमेशा फोर्स लगाता है। मान लीजिए ये मार्कर है, तो ये मार्कर अगर इस मार्कर पे फोर्स लगा रहा है, अपने ओर खींचने के लिए कोशिश कर रहा है, अगर ये मार्कर इस मार्कर पे फोर्स लगाकर इस मार्कर को अपने ओर खींचना चाह रहा है, तो ये मार्कर भी इस मार्कर पे फोर्स लगाकर क्या करेगा? अपनी ओर खींचना चाहेगा। जैसे पृथ्वी जो है, सन जो है अर्थ को फोर्स लगाकर खींचना चाहता है, वैसे ही अर्थ भी सन को अपने ओर फोर्स लगा के खींचना चाहता है। लेकिन सन बहुत बड़ा है पृथ्वी से, इसीलिए सन पृथ्वी को क्या करता है? रिवॉल्यूशन करवा देता है। वैसे ही सेम चीज़ अगर इस मार्कर को हम जैसे ही अपने हाथ से छोड़ देंगे तो ये मार्कर क्या हो जाएगा? धरती पे गिर जाएगा। तो सर आप बोल रहे हैं कि जब ये धरती इस मार्कर पे फोर्स लगा रहा है तो मार्कर धरती के नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये मार्कर भी तो धरती पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। क्या? ये मार्कर भी तो धरती पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। जैसे भी बोले कि अगर ये मार्कर इस मार्कर पे फोर्स लगा के इसको इधर खींचेगा, तो ये मार्कर इस मार्कर पे भी फोर्स लगा के इसको इसे इधर खींचेगा। न्यूटन ने ही बताया कि दुनिया में दो गो मास है तो दोनों मास एक दूसरे पे फोर्स लगा के अपनी ओर खींचना चाहता है। क्या आ रहा है बात समझ में? हाँ, अभी बाद में बात करा हम थोड़ा सा, समझ में आ रहा है दोस्तों? हमारे कहने का मतलब है कि अगर ये मार्कर इस मार्कर पे फोर्स लगा रहा है तो ये मार्कर भी इस मार्कर पे फोर्स लगाएगा। अब बात आ रही समझ में? तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये धरती भी तो इस मार्कर पे फोर्स लगाएगा, ये पृथ्वी, ये अर्थ भी तो इस मार्कर पे फोर्स लगाएगा। अर्थ इस मार्कर पे अपने और ग्रेविटेशन का फोर्स लगा के खींच लेगा। जैसे हम इस मार्कर को छोड़ेंगे तो अर्थ इसको खींच लेगा। तो सर क्या जब अर्थ इस पे फोर्स लगा सकता है तो क्या ये मार्कर अर्थ पे फोर्स नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। लेकिन क्या होता है कि जिसका मास ज़्यादा होता है वो ज़्यादा फोर्स लगाता है, जिसका मास कम होता है वो फोर्स कम लगा पाता है। तो ये मार्कर भी इस पृथ्वी पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो फोर्स हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो मार्कर है पृथ्वी से इतना ना ज़्यादा छोटा है, इतना ना ज़्यादा छोटा है कि उसके बारे में हम लोग क्या कुछ कह ही नहीं सकते। इतना ज़्यादा छोटा ये मार्कर भी, हालांकि इस पृथ्वी को ऊपर खींचने का कोशिश करेगा और कर भी रहा है। इसके डिटेल में हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे और ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। ये मार्कर भी इस पृथ्वी पे इस अर्थ को फोर्स लगा के अपने ओर खींचना चाह रहा है, लेकिन फोर्स इतना ना कम लगा पा रहा है कि हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा, हम लोग को महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन फोर्स लगा रहा है। लेकिन पृथ्वी इतना ना बड़ा है कि इस मार्कर से, पृथ्वी बहुत ज़्यादा बड़ा है तो पृथ्वी ज़्यादा फोर्स लगा के तुरंत इस मार्कर को नीचे खींच ले रहा है। इसीलिए कोई भी चीज़ पृथ्वी पर ही गिरता है, क्योंकि हर चीज़ से बड़ा पृथ्वी है, क्योंकि सब चीज़ पृथ्वी पे ही है। तो पृथ्वी सबसे बड़ा है। मतलब अभी हम लोग के पास जो चीज़ है, तो हमारे कहने का मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा भटक गए हैं टॉपिक से दोस्तों। आई एम वेरी सॉरी। हम लोग का टॉपिक ये है, न्यूटन्स ने ग्रेविटेशन का लॉ दिया। क्या बोला कि दो गो मास है तो दोनों मास एक दूसरे पे क्या लगाएगा छोटू? फोर्स लगाएगा। तो उन्होंने क्या दिया? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू m1 इंटू m2, यानी मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ये बताया कि पृथ्वी का मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, तो पृथ्वी जो है इसको तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। m1 एक मास है, m2 एक मास है, तो फोर्स जो है क्या है? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मास को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये लोग किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। वैसे ही उन्होंने एक और चीज़ बताया कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्या बताया? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या फिर एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने पहले क्या बताया कि जो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। यानी अगर ये दोनों का मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, दोनों का मास कम होगा तो फोर्स भी कम लगेगा। वैसे ही उन्होंने क्या बताया? दूसरा नंबर कंसेप्ट बताया कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या फिर एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। यानी ये दोनों मार्कर के बीच में
दूरी, आर क्या है, आर दोनों मार्कर के बीच का दूरी है। देखिए M1 और M2 के बीच का दूरी है। अगर दोनों मार्कर के बीच में R दूरी है तो फोर्स F लगा रहा है, R1 दूरी है तो फोर्स F1 लगा रहा है, लेकिन R2 दूरी हो जाएगा तो फोर्स क्या लगाएगा, F2 लगाएगा। यानी उन्होंने क्या बताया कि अगर दोनों मार्कर का मास M1 M2 है और दोनों पास में है तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। दोनों मार्कर का मास M1 M2 है और दोनों मार्कर ज़्यादा दूरी पे है तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी हम लोग का मास बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। पहला कंसेप्ट क्या है, पहला नंबर इक्वेशन क्या कह रहा है कि अगर हम लोग मास बढ़ाएंगे किसी ऑब्जेक्ट का तो दोनों मास के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर दोनों मास के बीच में क्या बढ़ाएंगे, दूरी बढ़ाएंगे, दोनों मास के बीच में क्या करेंगे, दूरी बढ़ाएंगे, यानी दोनों को दूरी बढ़ाएंगे, यानी तो क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यानी अगर दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स कम लगेगा, दूरी घटाएंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दिए, एक जगह कर दिए तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। और फिर F बराबर प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए G लगाया, G M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या है G, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल। आप लोग ये 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जब दो ऑब्जेक्ट का मास M1 M2 है तो अगर दोनों का अगर हम लोग जितना ज़्यादा मास बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा। फिर आप लोगों को क्या पढ़े कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास M1 और M2 है और दोनों R दूरी पर रखा हुआ है तो जितना फोर्स लग रहा है, अगर दोनों के बीच का दूरी को हम लोग R2 यानी बढ़ा दिए तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी दो मास के दूरी को कम करेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, दो मास के दूरी को ज़्यादा करेंगे तो दो मास के दूरी को ज़्यादा करेंगे तो फोर्स कम लगेगा, दो मास की दूरी को कम करेंगे तो दोनों मास के बीच में फोर्स ज़्यादा लगेगा। देखिए यहाँ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, यानी मास बढ़ा रहे हैं तो फोर्स बढ़ रहा है। यहाँ F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि अगर हम लोग R बढ़ाएंगे तो F घटेगा, अगर हम लोग R घटाएंगे तो क्या होगा, F बढ़ेगा। तो R बढ़ा यानी दोनों मास के बीच का दूरी बढ़ा दिए तो फोर्स दोनों मास के बीच में कम हो गया। अगर दोनों मास के दूरी घटा दिए तो दोनों मास के बीच में क्या हो गया, फोर्स ज़्यादा हो गया। यानी दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, पास करेंगे तो फोर्स ज़्यादा होगा। अगर दोनों का मास बढ़ाएंगे तो फोर्स ज़्यादा होगा, मास घटाएंगे तो फोर्स कम होगा। तो इसीलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों ओर सीधा होता है। और F बराबर G M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर, ये फार्मूला किसने दिया था, न्यूटन्स ने दिया था। इसी को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला बोलते हैं। इसी को हम लोग फोर्स जो होता है क्या होता है, G M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जी को हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग 9th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, या फिर हम लोग 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए उसी तरह कूलम्स लॉ भी आया। क्या हुआ, उसी तरह कौन सा लॉ आया, कूलम्स लॉ आया। अब देखिए थोड़ा सा हम अपने आपको दिखाई देना चाहिए। और देखिए छोटू, थोड़ा सा ट्राइपॉड भी मेरा छोटा वाला है। अब देखिए छोटू, अब उसी तरह जिस तरह न्यूटन्स ने अपना लॉ दिया कि दो गो मास के बीच में क्या होता है, दो गो मास के बीच में कितना, एक मिनट दोस्तों, हेलो गाइज, हम लोग दोस्तों बात कर रहे थे क्या, न्यूटन्स लॉ के बारे में। हम लोगों ने क्या किया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम लोगों ने फ्रेंड्स बात कर लिया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोगों ने बात किया था क्या, कि जब दो मास को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह रखते हैं, या फिर कोई भी दो मास हो, दोनों मास के बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। एक मास दूसरे मास पे फोर्स लगाता है, दूसरे मास पहले मास पे फोर्स लगाता है। और आपको ये बताया था कि जब दोनों मास के बीच, मास को जितना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा फोर्स भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा, मास जितना कम होगा फोर्स भी उतना कम होगा। उसके बाद दोस्तों आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर दोनों मास के बीच के दूरी को बढ़ा दिया जाए तो फोर्स कम होगा, दूरी को घटा दिया जाए तो फोर्स ज़्यादा होगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में हूँ। क्या हुआ है कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो क्या हुआ कि उसके बाद न्यूटन्स लॉ के ऑफ मोशन के बाद, यानी सॉरी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद वीडियो जो था वो रिकॉर्ड हो रहा था। होते होते क्या हुआ कि मैं पूरा बोर्ड पर का पढ़ा दिया। देखिए आपको कहीं कहीं लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, साइन मारा हुआ नज़र आ रहा है, पढ़ा दिया, लेकिन वो वीडियो सेव नहीं हो पाया, मेमोरी कार्ड भर गया, फुल हो गया, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो गया। ऐसे ही मेरे पास दो बार हो गया, मैं आधा घंटा का मेरा वीडियो बर्बाद हो गया। सो गाइज इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी देखिए फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम आपको लोग के लिए हारेंगे नहीं, आप लोग का प्यार देखकर मज़ा आता है पढ़ाने में भी, और आशा करते हैं कि आपको भी पढ़ने में मज़ा आता होगा।
आप मेरे वीडियो को दोस्त कभी भी पूरा देखिएगा ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी हम लोग बात कर रहे थे दोनों मास और चार्ज के बीच में क्या बता रहे थे, डिफरेंस बता रहे थे। तो मास में हम लोग 5 नंबर तक देख लिए थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख लिए थे। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखने के बाद हम लोगों ने क्या बात किया था कि जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है वैसे ही क्या होता है, एक कूलम्स लॉ होता है। क्या होता है दोस्तों, एक कूलम्स लॉ होता है। और आपको एक चीज़ और बात पता होगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बताए थे कि दो वो चार्ज जो होता है क्या करता है, एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। दो चार्ज जो होता है एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। अगर दोनों चार्ज का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर दोनों चार्ज का नेचर निगेटिव होगा, अगर दोनों चार्ज निगेटिव होगा तो भी रिपेल करेगा। लेकिन दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव निगेटिव या फिर निगेटिव पॉजिटिव और अंदर नेचर का होगा तो दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे क्या कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो वैज्ञानिक थे एक नाम क्या दिए, एक चार्ज का प्रॉपर्टी क्या दिए, चार्ज का प्रॉपर्टी दिए कि जो सेम चार्ज होता है वो क्या करता है, रिपेल करता है, और डिफरेंट चार्ज जो होता है क्या करता है, अट्रैक्ट होता है। वैसे ही एक बताया था दूसरा फॉर्म में कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब ये बताया कि पॉजिटिव निगेटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव क्या करता है दोस्तों, अट्रैक्ट करता है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो अब दोस्तों न्यूटन्स ने क्या दिया, न्यूटन्स ने एक ग्रेविटेशन का क्या दिया, नियम दिया। किस पे, मास पे दिया। यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने मास पे दिया। और आप लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो उसी को देखकर जो कूलम्स नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम से ये जो लॉ पढ़ा है, कूलम्स लॉ पढ़ा है। हालांकि ये कूलम्स लॉ जो है आपके कंसर्न की नहीं है, आपके क्लास में नहीं है, लेकिन मैं अगर पढ़ाना चाह रहा हूँ तो मैं सोचा हूँ कि क्यों ना पढ़ा ही रहा हूँ तो इतनी अच्छी से पढ़ा दूँ कि आपको फिजिक्स से प्यार भी हो जाए और मज़ा भी, आपको ये भी ना लगे कि थोड़ा सा भारी है। क्योंकि कूलम्स लॉ क्लास 12 की पहले नंबर टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3रा नंबर पेज से स्टार्ट होता है। तो आप लोग को याद होगा, तो याद नहीं होगा, मतलब हमारे कहने का मतलब कि कूलम्स लॉ वहाँ पे पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, आपको समझ में भी निश्चित है कि आएगा। तो जब न्यूटन्स क्या किए, ग्रेविटेशन यानी मास को लेकर एक लॉ दे दिए, लॉ क्या दे दिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वही लॉ कूलम्स ने क्या सोचा, कूलम्स तो पहले से जानते थे कि चार्ज और मास दोनों के दोनों क्या है, कोई भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी, यानी दुनिया का कोई भी मैटर हो वो चार्ज और मास से मिलके ही बना होता है। बिना चार्ज के कोई मैटर नहीं बन सकता, बिना मास के भी कोई मैटर नहीं बन सकता। अगर वो मैटर है तो उसमें चार्ज और मास निश्चित है कि होगा, क्योंकि चार्ज और मास जो है क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। यानी दुनिया का कोई भी वस्तु है, सारे के सारे वस्तु के अंदर चार्ज और मास है। तो उन्होंने देखा कि जब कोई मास ऐसा हो सकता है, जब कोई मास को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तो मास के बीच में फोर्स लग रहा है, मास घटा रहे हैं तो उसके बीच में क्या लग रहा है, कम फोर्स लग रहा है। मास को दूर कर रहे हैं तो फोर्स कम लग रहा है, मास को पास कर रहे हैं तो फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो ये उन्हीं को न्यूटन्स लॉ से प्रभावित होकर, न्यूटन्स लॉ से इंस्पायरेशन लेकर कूलम्स ने सोचा कि जब मास के साथ ऐसा हो सकता है कि दोनों मास के बीच में फोर्स लगता है, मास को दूर रखने पे और पास रखने पे फोर्स बढ़ता घटता है, तो क्यों ना ये चार्ज के साथ भी होना चाहिए, कोई ना कोई चार्ज के साथ भी ये केस जरूर होना चाहिए। क्यों उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, तो उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा कि मास भी फंडामेंटल मास भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, क्वांटिटी नहीं, मास भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कोई भी मैटर का, और चार्ज भी कोई भी मैटर का क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो जब मास के साथ ऐसा हो सकता है कि दोनों मास एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, तो चार्ज के साथ भी ऐसा होना चाहिए। मास के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है कि मास को बढ़ाने पे फोर्स बढ़ जा रहा है, मास को दूर करने में फोर्स घट जा रहा है, मास को पास लेने से फोर्स बढ़ रहा है, तो ऐसा चार्ज के साथ भी होना चाहिए। क्योंकि चार्ज और मास दोनों के दोनों क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी उन्होंने सोचा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम और मेरा भाई एक ही माता पिता का लड़का है, तो मेरे अंदर जो नेचर होगा, कुछ ना कुछ नेचर मेरे भाई के अंदर भी होगा। क्योंकि दोनों, मेरा और मेरे भाई के अंदर दोनों का दोनों में क्या होगा, नेचर कुछ ना कुछ सेम होगा। क्योंकि आप लोग क्लास 10th में तो बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे इवोल्यूशन हेरिडिटी, यानी इवोल्यूशन चैप्टर में क्या पढ़े होंगे कि फादर और मदर से पेरेंटल जेनेटिक्स जो होता है उसके बेटे में ट्रांसमिट होता है। यानी मेरे पिताजी में जो जेनेटिक DNA जेनेटिक था वो मेरे अंदर भी आएगा और मेरे भाई के अंदर भी आएगा। तो वैसे ही किसी मैटर का, मान लीजिए किसी मैटर का बेटा क्या है,
चार्ज है और मास है। तो कि एक मैटर है, एक मैटर का बेटा चार्ज भी है और एक मैटर का बेटा मास भी, यानी मैटर एक है लेकिन उसका दो बेटा है, एक चार्ज है और एक मास है। यानी कोई भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है क्या है, चार्ज है, मास है। तो जो चीज़ मास के साथ होना चाहिए वो चीज़ चार्ज के साथ भी क्यों नहीं होगा, चार्ज के साथ भी ऐसा होना चाहिए। कौन सोचे, कूलम्स ने सोचे। तो कूलम्स तो पहले से जानते थे कि क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि दो गो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये नहीं बताया कि आखिर क्यों लगता है, कैसे लगता है, ये सारे कुछ नहीं बताए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन भी। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इतना बता दिया था कि दो पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो दोनों रिपेल करेगा, निगेटिव रहेगा तो रिपेल करेगा, और निगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। इतना बताया तो वो तो बेंजामिन फ्रैंकलिन से जान चुके थे कौन, कूलम्स की दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। लेकिन ये नहीं जाने थे कि अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो फोर्स लगेगा, चार्ज घटाएंगे तो फोर्स लगेगा। तो उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स हैव से इंस्पिरेशन लिया कि जब मास के साथ ऐसा हो सकता है तो चार्ज के साथ क्यों नहीं होगा, क्योंकि मास भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। दोनों एक ही पिता का बेटा है तो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ सेम होगा ही। तो उन्होंने क्या दिया, कूलम्स लॉ दिया। तो कूलम्स लॉ देने से पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कैसा एक्सपेरिमेंट किए, वो एक्सपेरिमेंट किए कि दो गो चार्ज ले लिए और दोनों चार्ज को कुछ दूरी पे रख लिए। दोनों चार्ज जो पॉजिटिव लिए होंगे निगेटिव लिए होंगे वो तो वो जानते हैं, लेकिन दो चार्ज को लिए, जब दो चार्ज को लिए तो क्या देखे कि दोनों में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। अगर वो चार्ज निगेटिव लिए होंगे, अगर वो चार्ज कैसा लिए होंगे, निगेटिव लिए होंगे तो रिपल्सन का फोर्स लगता होगा। अगर पॉजिटिव लिए होंगे तो रिपल्सन का फोर्स लगता होगा, लेकिन निगेटिव या पॉजिटिव निगेटिव लिए होंगे तो अट्रैक्शन का फोर्स लगता होगा। तो अब दो गो चार्ज कोई भी लिए, एक चार्ज ये लिए Q1 चार्ज, एक Q2 चार्ज लिए। अब दो गो चार्ज लिए, दो चार्ज को लेने के बाद उन्होंने क्या देखा कि दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। अब वो कौन सा चार्ज लिए होंगे तो उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको बता दिए हैं कि चार्ज का जो रिपल्सन और अट्रैक्शन होता है डिपेंड करता है उसके नेचर पर। अगर पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेगा, निगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो उन्होंने दो चार्ज लिया, दोनों चार्ज को एक दूरी पे रखा। उस दूरी पे रखने के बाद क्या किए, देख रहे हैं कि पहले इस पे फोर्स लग रहा है कि Q1 पहले 1 कूलम का चार्ज लिए, उधर भी 1 कूलम का चार्ज लिए। जब 1 कूलम, मान लीजिए 1 कूलम का चार्ज, ये भी 1 कूलम का चार्ज है, दोनों को एक पास रखे तो दिख रहा है कि दोनों पे फोर्स लग रहा है। तो फिर उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से सीख लिया था कि मास बढ़ाते थे तो फोर्स भी बढ़ता था। तो यहाँ पे भी क्या किए, इस चार्ज को बढ़ाना स्टार्ट किए थे। पहले 1 कूलम लिए तो फोर्स कुछ लग रहा था, मान लीजिए 1 कूलम का एवी चार्ज, 1 कूलम का एवी चार्ज है तो फोर्स क्या लग रहा है, F1 लग रहा है। तो फिर क्या किए, 2 कूलम का चार्ज लिए, 2 कूलम चार्ज इसमें लिए, 2 कूलम चार्ज इसमें लिए। तो फिर देख रहे हैं क्या कि फोर्स अब क्या लग रहा है, जब जैसे ही मास को m2 कर दिए, मास को इसके चार्ज को बढ़ा दिए, मास बोल दिए इसके चार्ज को 2 कूलम कर दिए, तो क्या देख रहे हैं कि फोर्स F2 यानी फोर्स दूसरा लग रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, चार्ज को F3, इस चार्ज को C3 और C3 यानी कूलम क्या किए, चार्ज को C1 और C3 और C3 यानी चार्ज को फिर बढ़ाया, यानी चार्ज को फिर बढ़ाए तो फिर क्या देखते हैं, फिर फोर्स अलग लग रहा है। यानी क्या हुआ, जब फिर 10 कूलम का चार्ज लिए, फिर पहले 3 कूलम का लिए तो फिर चार्ज फोर्स बढ़ा, फिर 4 कूलम का चार्ज लिए दोनों साइड तो फिर देखे फिर फोर्स बढ़ा, फिर 5 कूलम का लिए फिर फोर्स बढ़ा, फिर एक बैग 10 कूलम का चार्ज लिए दोनों साइड तो फिर देखे कि फिर फोर्स बढ़ गया। यानी क्या देख रहे हैं, फिर घटा रहे थे तो फोर्स कम लग रहा था। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे मास को हम लोग मास बढ़ाते थे, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास को इंक्रीज करते थे तो उस पर फोर्स ज़्यादा होता था, वैसे ही चार्ज में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं। चार्ज जितना ज़्यादा दे रहे हैं उतना ज़्यादा क्या हो रहा है, फोर्स बढ़ रहा है। यानी मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब 1 2 3 4 यानी मल्टीपल होता है। जैसे चार्ज क्या है, C है, चार्ज को C से डिनोट करते हैं कूलम से, तो अगर उसके आगे 1 लग गया तो 1 कूलम का चार्ज हो गया तो 1 मैग्नीट्यूड है, 2 कूलम का चार्ज लग गया तो 2 मैग्नीट्यूड है। जैसे हमारे कहने का मतलब है कि ये 1 कूलम का चार्ज है ना, तो ये जो 1 है, 1 क्या है, मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे अगर 2 लिखते थे 2 मैग्नीट्यूड होता, 3 लिखते थे 3 मैग्नीट्यूड होता। तो हमारे कहने का मतलब है कि जैसे जैसे कूलम साहब ने चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते गया, पहले 1 कूलम का लिए, फिर 2 कूलम का चार्ज लिए, फिर 3 कूलम का चार्ज लिए, फिर 4 कूलम का चार्ज लिए, फिर 5 कूलम का चार्ज लिए, फिर 10 कूलम का चार्ज लिए। यानी ज्यों कूलम साहब ने चार्ज को बढ़ाते गया त्यों फोर्स भी क्या हुआ, बढ़ते गया। फिर कूलम साहब ने चार्ज को घटाना चाहा, फिर फोर्स घटने लगा। तो उन्होंने मास वाला न्यूटन से प्रभावित थे, न्यूटन से जब प्रभावित थे ही तो उन्होंने जैसे
न्यूटन्स ने मास को बढ़ा कर देखा तो उन्होंने बताया क्या कि मास बढ़ाने पे फोर्स बढ़ रहा है, मास घटाने से फोर्स घट रहा है। तो वैसे ही चार्ज को भी उन्होंने बढ़ा कर देखा तो फोर्स बढ़ रहा था, चार्ज कम करके देखा तो फोर्स घट रहा था। नहीं, जितना ज़्यादा चार्ज के मैग्नीट्यूड बढ़ता था, जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता था, जितना ज़्यादा क्यू की संख्या बढ़ती थी, चार्ज को हम लोग स्पेशली क्यू से डिनोट करते हैं, यानी जितना ज़्यादा चार्ज की संख्या बढ़ती थी उतना ज़्यादा फोर्स बढ़ता था, जितना कम होती थी उतना फोर्स कम होता था। तो उन्होंने एक रूल क्या दिया, ये Q1 डिस्टेंस है और Q2 डिस्टेंस है, Q है और ये Q1 है और ये Q2 है। अगर ये Q1, Q2, Q3 या इसको भी हम लोग क्या किए, जितना ज़्यादा बढ़ाते गए तो उन्होंने क्या दिया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, यानी Q1 Q2 क्या है, ये दोनों क्या है, चार्ज है। ये क्या है, चार्ज है। ये दोनों क्या है, चार्ज है। यानी Q1 और Q2 को क्या किए, बढ़ाते गए तो क्या देखे, F बढ़ते गए। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज 1 इंटू चार्ज 2, यानी चार्ज 1 और चार्ज 2, यानी Q1 इंटू Q2, यानी Q1 और इंटू Q2, यानी चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है और उसका जो डायमेंशन होता है उसको कूलम में डिनोट करते हैं। जैसे क्यूब कूलम का चार्ज है, मान लीजिए कितना कूलम का चार्ज है, ये क्यूब कूलम का चार्ज है, तो ये 2 क्यूब कूलम का हो जाएगा, 3 क्यूब कूलम का हो गया। तो हमारे कहने का मतलब कि चार्ज वो बढ़ाते गए यानी फोर्स बढ़ते गया। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 दिए, जैसे वहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 कौन दिया था, न्यूटन्स ने दिया था। यानी हम चार्ज को जितना ज़्यादा क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, यानी चार्ज को हम लोग जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे फोर्स भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। चार्ज को घटाएंगे तो फोर्स भी क्या होगा, हम लोग का घटेगा। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने ये किया कि जैसे मास को दूरी बढ़ाने पे मास कम, फोर्स कम लगने लगता था, मास दो मास के बीच में दूरी कम करने पे फोर्स ज़्यादा लगने लगता था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इन्होंने भी क्या किया कि 2 चार्ज ले लिया, दोनों चार्ज के डिस्टेंस क्या कर दिया, पहले R1 डिस्टेंस रखा, क्या रखा, R डिस्टेंस रखा। देखिए जब दोनों चार्ज के बीच में R डिस्टेंस है तो फोर्स क्या लग रहा है, F1 लग रहा है। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा दिए तो फोर्स क्या लग रहा था, R2 डिस्टेंस कर दिए तो फोर्स F2 लगने लगा, और ज़्यादा डिस्टेंस किए तो फोर्स F3 लगने लगा, अब कम डिस्टेंस किए तो फोर्स F4 लगने लगा। यानी उन्होंने क्या देखा, जैसे न्यूटन साहब ने देखे थे क्या कि 2 मास के बीच में अगर हम लोग डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, रेडियस दोनों, R मतलब डिस्टेंस, रेडियस नहीं, R मतलब डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो मास में क्या होता है, फोर्स कम लगता है, डिस्टेंस घटाते हैं तो फोर्स क्या होता है, ज़्यादा लगता है। वैसे ही चार्ज में भी उन्होंने कूलम्स ने क्या देखा कि जो चीज़ मास के साथ हो रहा था वही चीज़ क्या हो रहा था, चार्ज के साथ भी हो रहा था। अगर 2 चार्ज के बीच में दूरी कम कर दे तो फोर्स ज़्यादा लगने लगता था, दूरी बढ़ा देते थे कूलम्स तो फोर्स कम लगने लगता था। तो उन्होंने एक और नियम दिया, क्या, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या फिर इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी r के स्क्वायर में, क्या चीज़ के स्क्वायर में, r के, यानी उसके रेडियस, उसका जो डिस्टेंस था अगर उसको हम लोग स्क्वायर में बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फोर्स घटता है। अगर उसको डिस्टेंस को स्क्वायर में क्या करते हैं, घटाते हैं तो डिस्टेंस बढ़ता है। यानी हमारे कहने का मतलब है उसमें भी स्क्वायर में ही बढ़ता घटता था, इसमें भी स्क्वायर में ही घटता बढ़ता था। उस समय हम स्क्वायर करना छोड़ दिए थे, लेकिन इसी बार बता दे रहे हैं। पिछला बार जब हम उसको पढ़ा रहे थे मास वाला तो मैं स्क्वायर कहना शायद छोड़ दिया था, हमको याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान में आ गया। तो हमारे कहने का मतलब है कि 2 चार्ज के बीच के डिस्टेंस को स्क्वायर में क्या किया जाए, बढ़ाया जाता है, स्क्वायर में बढ़ाया जाता है। 2 चार्ज के डिस्टेंस को स्क्वायर में बढ़ाया जाता है तो क्या हो रहा है, फोर्स कम हो जा रहा है, घटाया जाता है तो फोर्स ज़्यादा हो लग रहा है। तो वैसे ही बिल्कुल जैसे मास के साथ होता था कि मास के डिस्टेंस को बढ़ा देते थे फोर्स कम लगता था, घटा देते थे फोर्स ज़्यादा लगता था। तो वैसे ही चार्ज के डिस्टेंस को बढ़ा देते थे तो फोर्स कम लगता था, घटा देते थे तो फोर्स ज़्यादा लगता था। तो उन्होंने एक रूल दे दिया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या फिर F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी अगर इसके डिस्टेंस 2 चार्ज के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को घटाएंगे तो दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तब ये दोनों इक्वेशन को जब मिला दिए तो क्या दिए, एक इक्वेशन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। फिर जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो F बराबर क्या आ गया, K Q1 इंटू Q2/r²। ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन दिया होता है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मोड लगता है। ये मोड क्यों लगता है आप लोगों को क्लास 12 में जब आइएगा उस समय बताएंगे। देखिए दोस्तों क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़ा कीजिए। तो देखिए यहाँ पे F बराबर K Q1 इंटू Q2/r² हो गया। यहाँ पे जो K है क्या है, K कूलम कांस्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो हमारे कहने का मतलब है
कि इफ़ Q1 इंटू Q2 हैव सेम साइन देन फोर्स रिपल्सिव लगेगा। आपको ये तो बता दिए हैं कि अगर Q1 और Q2 यानी यहाँ पे ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों का साइन सेम रहेगा, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो निगेटिव निगेटिव, तो जो फोर्स लगेगा कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन, यानी दोनों एक दूसरे को ढकेलेगा। लेकिन अगर Q1 और Q2 के पास डिफरेंट साइन रहेगा, या तो एक का पॉजिटिव रहेगा एक का निगेटिव रहेगा, फिर एक का निगेटिव एक का पॉजिटिव, यानी दोनों साइन अलग अलग रहेगा प्लस माइनस में, तो वो फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव, यानी एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि चार्ज, कूलम्स लॉ आपको समझ में आ गया होगा कि कूलम्स लॉ क्या कहता है कि जब दो गो चार्ज को हम लोग का मैग्नीट्यूड को हम लोग जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा दोनों चार्ज के बीच में फोर्स बढ़ेगा। वैसे ही कूलम्स लॉ एक और क्या कहता है कि दो चार्ज के बीच का दूरी को हम लोग स्क्वायर में अगर बढ़ाते हैं तो उसका फोर्स क्या होता है, दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाता है। अगर उसके दूरी को स्क्वायर में घटाते हैं तो चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। सेम चीज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी होता है। तो दोनों में सेम आ गया, तो यानी क्या हुआ, क्यों दोनों में सेम आया, क्योंकि दोनों के दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, यानी मैटर का दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, दोनों मैटर का ही बेटा है। एक चार्ज, एक क्या है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है का नाम है एक चार्ज है, दूसरा फंडामेंटल प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मास। यानी मैटर जो इतना भी दुनिया में जितना भी मैटर है, जितना भी वस्तु है, जितना भी मटेरियल है, जितना भी सब्सटेंस है, जितना भी पदार्थ है, सबका फंडामेंटल प्रॉपर्टी दो है, एक चार्ज है एक मास है। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मास और चार्ज में एक गुण मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि देखिए मास जो है, मास के साथ भी वही फोर्स लग रहा है बढ़ाने घटाने पे, चार्ज के साथ भी वही लग रहा है। बस एक फ़र्क पड़ता है, क्या एक फ़र्क पड़ रहा है कि मास में जो होता है ना अट्रैक्टिव फोर्स ही केवल लगता है, रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता है। लेकिन चार्ज के साथ अट्रैक्टिव ही फोर्स भी लगता है और रिपल्सिव फोर्स भी लगता है। ये डिपेंड करता है चार्ज कैसा है। अगर चार्ज का नेचर प्लस प्लस है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अगर चार्ज का नेचर माइनस माइनस है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन चार्ज का नेचर प्लस माइनस माइनस प्लस है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। लेकिन मास में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक पिता का दो बेटा होंगे तो पिता का बहुत सारा गुण मिलता है दोनों बेटा के अंदर, लेकिन कोई कोई गुण नहीं मिलता है। तो वैसे ही मैटर का दो बेटा है, एक का नाम है चार्ज, दूसरा का नाम है मास, तो एक का गुण एक के गुण से थोड़ा बहुत नहीं मिल रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, बेटा तो है ही ना। तो इसीलिए चार्ज और मास दोनों के दोनों क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे छोटू 6 नंबर पॉइंट के बारे में। 6 नंबर पॉइंट यहाँ पे है, तब तक आप लोग इसको एक बार नोट कीजिए। तो दोस्तों हम लोगों ने 5 नंबर पॉइंट पढ़ लिया था, फर्स्ट से लेके 5 तक। मास में हम लोगों ने 5 तक पढ़ लिया था कि लास्ट में क्या दिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिए। उसके बाद हम लोगों ने चार्ज में क्या पढ़ा था, चार्ज में हम लोगों ने 5 नंबर पॉइंट तक पढ़ लिया कि कूलम्स लॉ आया। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट की। 6 नंबर पॉइंट में एक्चुअल क्या होता है, देखिए लास्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग चार्ज और मास के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, ये इसका कहानी ख़त्म हो जाएगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जिसको हम लोग फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों 6 नंबर पॉइंट जो है, 6 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, 6 नंबर पॉइंट कह रहा है कि मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। अब देखिए सबसे बड़ी सवाल उठता है कि क्वांटाइज्ड मतलब होता क्या है। मास इज नॉट क्वांटाइज्ड कहने का मतलब कि क्वांटाइज्ड मतलब होता क्या है। तो क्वांटाइज्ड का मतलब समझ लीजिए, हालांकि ये आपके क्लास 10th का डिफरेंस का सवाल नहीं है, ये क्लास 12 का है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में आया तो मैं सोचा कि खाली जगह बच रहा था तो सोचा कि लिख देता हूँ, बच्चा समझ जाएगा तो बेहतर होगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, क्वांटाइज्ड का मतलब हम लोग को समझाते हैं। क्वांटाइज्ड मीन्स होता है जैसे फ्रैक्शन में, क्वांटाइज्ड मतलब होता है फ्रैक्शन में नहीं आना, और नॉट क्वांटाइज्ड मतलब होता है फ्रैक्शन में आना। तो देखिए जैसे आप लोग जाते होंगे दुकान पे खरीदने, चावल खरीदने, तो आप लोग क्या बोलते हैं कि हमको 1 kg चावल दे दीजिए, या फिर 1.5 kg चावल दे दीजिए, या फिर 1 kg आटा दे दीजिए, या फिर 1.5 kg, 2 kg, 2.25 kg, 3.5 kg आटा ले लेते हैं। वैसे ही मास को जो होता है ना, हम लोग क्या चीज़ में ले सकते हैं, फ्रैक्शन में ले सकते हैं। मास को आप लोग 1/2 kg ले सकते हैं, 2.5 kg ले सकते हैं, 3.8 kg ले सकते हैं, 5.7 kg ले सकते हैं, 2.6 kg ले सकते हैं, 2 kg भी ले सकते हैं, 3 kg भी ले सकते हैं। तो मास जो होता है क्वांटाइज्ड नहीं होता है, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। मास को हम लोग किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं,
ले सकते हैं, यानी मास को या तो हम लोग हाफ करके ले ले 1.5 kg ले सकते हैं, 2.5 kg ले सकते हैं, 3.5 kg ले सकते हैं। मास को कैसे भी हम लोग दुकान से खरीद सकते हैं। लेकिन क्या बोलता है यहाँ पे, चार्ज इज नॉट क्वांटाइज्ड इन नेचर, यानी चार्ज जो होता है नेचर में क्वांटाइज्ड नहीं होता है। ये चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, यानी चार्ज जो होता है नेचर में क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन मास नहीं होता है। मास नहीं होता है, इसीलिए हम लोग मास को 1 kg ले लेते हैं, 2 kg ले लेते हैं, 2.25 kg ले लेते हैं, ½ kg ले लेते हैं, 2.5 kg ले लेते हैं, 5.2 kg ले लेते हैं, 6.7 kg ले, यानी मास को हम लोग फ्रैक्शन में खरीद सकते हैं। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट में, चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड इन नेचर, यानी चार्ज जो होता है नेचर में कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। और चार्ज इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, यानी चार्ज नेचर में क्वांटाइज होता है और ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। लेकिन चार्ज को आप मान लीजिए कोई आदमी चार्ज बेचता हो तो आप उससे चार्ज 1 लीजिएगा, या तो 2 लीजिएगा, या तो 3 लीजिएगा, या तो 4 लीजिएगा, लेकिन आप चार्ज को 1.2 हाफ चार्ज नहीं ले सकते, 1/2 चार्ज नहीं ले सकते, 2.3 चार्ज नहीं ले सकते, 5.6 चार्ज नहीं ले सकते, 7.8 चार्ज नहीं ले सकते, यानी आप चार्ज को फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। तो जिस चीज़ को फ्रैक्शन में नहीं लिया जा सकता है, जिस चीज़ को किसी नंबर के इंटीग्रल मल्टीपल में लिया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड बोलते हैं। जिस चीज़ को हम लोग फ्रैक्शन में ले सकते हैं, किसी नंबर के जरूरी नहीं है कि वो इंटीग्रल में हो, मल्टीपल में हो ही, उसको हम लोग नॉट क्वांटाइज्ड बोलते हैं। जैसे आप लोग के क्लास में बच्चा जो होगा, आपके सर पूछेंगे कि सर आपके क्लास में कितना बच्चा है, तो आप बोलिएगा मेरे क्लास में 56 बच्चा है, 57 बच्चा है, 58 बच्चा है, या 60 बच्चा है, या फिर 100 बच्चा है, ऐसे ही ना बोलिएगा। लेकिन आप क्लास में ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरे क्लास में 50.5 बच्चा है, मेरे क्लास में 50.5 बच्चा है, मेरे क्लास में 60.2 बच्चा है, मेरे क्लास में 67.3 बच्चा है, मेरे क्लास में 40.2 बच्चा है, मेरे क्लास में 45.3 बच्चा है। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी आपके क्लास का जो बच्चा होगा या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 50 होगा, या तो 100 होगा, या तो 200, 500, इतना हो सकता है। लेकिन आपके क्लास का बच्चा 50.5, 56.7, 60.6, 5.2, 6.2, 100.3 ऐसा करके नहीं आ सकता। नहीं, आपके क्लास का बच्चा पॉइंट में नहीं आ सकता है। नहीं, आपके क्लास का बच्चा कैसा नेचर का है, क्वांटाइज्ड नेचर का। वैसे ही चार्ज होता है, चार्ज कभी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि क्वार्क्स जब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में तो उस समय इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। चार्ज इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्क्स। तो अभी हम लोग की कंसर्न की बात नहीं है, हम लोग उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो बस इतना सा समझ लीजिए, क्वांटाइज्ड मतलब होता है कि जब जो चीज़ क्वांटाइज्ड नहीं रहेगा, जैसे कि मास, उसको हम लोग फ्रैक्शन में ले सकते हैं। लेकिन जो चीज़ क्वांटाइज्ड रहेगा उसको हम लोग कैसा ले सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। जैसे आप ठंडा के बोतल खरीदने जाते होंगे तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमको आधा बोतल दे दीजिए, तो आपको आधा बोतल तो तूर के नहीं देगा। या तो आपको 1 बोतल देगा, या तो 2 बोतल देगा। उसमें कितना ठंडा भरा हुआ है उससे मतलब नहीं, उसमें कोल्ड ड्रिंक कितना भरा हुआ है उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक का बोतल लीजिएगा तो आप ऐसे मन नहीं बोल सकते हैं कि आप 1/2 कोल्ड ड्रिंक का बोतल दे दीजिए, यानी आप एक आधा बोतल दे दीजिए और 1 बोतल को काट कर दे दीजिए। ऐसा देगा आपको दुकानदार? नहीं। या तो आपको 1 बोतल देगा, या तो 2 बोतल देगा, या तो 3 देगा, या तो 4 देगा, या तो 5 देगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आपको आधा बोतल है तो उस बोतल को तोड़ कर आपको आधा बोतल दे दे, नहीं दे दे। तो वो बोतल भी होता है, क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। जैसे आप लोग फल के दुकान पर जाइएगा फल खरीदने, तो आपको जब वो फल वाला आदमी देगा तो फल जब तोलता है तो तोलने के दौरान क्या होता है, 1 चढ़ेगा, 2 चढ़ेगा, 3 चढ़ेगा, 4 चढ़ेगा, 5वां नहीं चढ़ता है तो वो काट कर नहीं चढ़ाता है। या तो वो पूरा दे देगा, या तो उसके बदले में कोई भारी वजन वाला ज़्यादा मांस वाला फल उठाकर वहाँ पे आपको दे देगा। लेकिन वो फल को काट कर नहीं देता। या तो 1 सेब देगा, या तो 2 सेब देगा, या तो 3 देगा, या तो 4 देगा, या तो 5 देगा, लेकिन वो काट कर नहीं देगा। तो कैसा नेचर का है, क्वांटाइज्ड नेचर का। जैसे चार्ज को भी हम लोग काट कर नहीं ले सकते। चार्ज अगर आप हमसे मांगिए तो हम आपको 1 चार्ज देंगे, या तो 2 देंगे, या तो 3 देंगे, या तो 5 देंगे, या तो 10 देंगे, या तो इन्फिनिटी देंगे। लेकिन उसको हम लोग 1.2 चार्ज, 3.5 चार्ज, 5.7 चार्ज ऐसा नहीं दे सकते। लेकिन मास को हम लोग वैसा कर सकते हैं, क्योंकि मास नेचर में क्वांटाइज नहीं होता है। आप दुकान पे आटा खरीदिएगा तो ½ kg भी आटा खरीद सकते हैं, 1.25 kg भी खरीद सकते हैं, 3.5 kg भी खरीद सकते हैं। यानी
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड और अनक्वांटाइज्ड बोलते हैं। तो जो चीज़ क्वांटाइज्ड नहीं होता है, याद रखिए, ध्यान से सुनिए, जो चीज़ क्वांटाइज्ड नहीं होता है वो फ्रैक्शन में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जो चीज़ क्वांटाइज्ड होता है वो फ्रैक्शन में आपको नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हम यहाँ लिखे हैं 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है, क्वांटाइज्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या है, क्वांटाइज्ड है, ये सही है। लेकिन 2.5 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लिखे हैं, हम उस समय भी पढ़ा रहे थे तो वीडियो आपको बोले थे कि पॉज हो गया था। तो देखिए यहाँ पे 2.5 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा कभी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यहाँ पे 2.3 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। 5 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, चल जाएगा। 6.7 इलेक्ट्रॉन लिखा है, नहीं चलेगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, लेकिन 2.3 नहीं होगा, 3.4 नहीं होगा, 5.6 नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? यानी चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता। या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इन्फिनिटी होगा, लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। लेकिन मास जो है, मास फ्रैक्शन के फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि ये क्वांटाइज्ड नहीं है, ये नॉट क्वांटाइज्ड है। तो देखिए 1 kg हो गया, 1.2 kg भी मास ले सकते हैं, 1.5 kg भी मास ले सकते हैं, 1.7 kg भी मास ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटाइज्ड नहीं है। तो मास क्वांटाइज्ड नहीं है और चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो इस चीज़ को याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट क्लास 12 में आपको बहुत ज़्यादा काम है। हालांकि 10th क्लास में आपके सिलेबस में है ही नहीं इसके बारे में दिया हुआ, और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, और बस इतना ही रहने देते हैं। जैसे कूलम्स लॉ भी क्लास 12 का टॉपिक है, और ये भी क्लास 12 का टॉपिक है, लेकिन वहाँ वाला तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो क्लास 9th में पढ़ना है, बस उसका फॉर्मूला पढ़ना है। अब देखिए, चार्ज क्वांटाइज्ड नेचर का होता है और मास क्वांटाइज्ड नेचर का नहीं होता है। तो क्वांटाइज्ड मतलब समझ गए कि क्वांटाइज्ड मतलब होता है फ्रैक्शन में नहीं होना। जो चीज़ फ्रैक्शन में मिल जाता है वो क्वांटाइज्ड नहीं है। जो चीज़ फ्रैक्शन में नहीं मिलता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, वो क्वांटाइज्ड है। तो इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड होता है और मास क्वांटाइज्ड नहीं होता, यानी चार्ज क्वांटाइज्ड होता है और मास क्वांटाइज्ड नहीं होता। 6 नंबर पॉइंट यही था। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इक्वेशन होता है जो कि यही चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर पे एक इक्वेशन निकल के आता है। क्या आता है, Q बराबर NE। Q बराबर NE इक्वेशन होता है। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Q क्या होता है, टोटल चार्ज होता है। तो आपको एक बात बता दूं कि एक चार्ज का तो यूनिट क्या होता है, कूलम होता है ना। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मान लीजिए आपके मुट्ठी में 1 कूलम चार्ज है, आपके मुट्ठी में 1 कूलम चार्ज है, आपके इस हैंडफुल में यू हैव 1 कूलम चार्ज इन योर हैंडफुल। तो आपके अगर हैंडफुल में 1 कूलम चार्ज है, तो आपके हाथ में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, यानी 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Q बराबर NE। तो देखिए, एक ग्लास रड को लिए एक सिल्क के कपड़ा को रगड़े, दोनों को जब रगड़े तो क्या हुआ, सिल्क ग्लास रड पे +1 कूलम चार्ज आ गया और सिल्क पे -1 कूलम चार्ज आ गया, क्योंकि ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आता है। कौन बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। ग्लास पे +1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिल्क पे -1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो निकालने के लिए Q बराबर NE फार्मूला होता है। N क्या होता है, इंटीग्रल नंबर होता है। N क्या है, इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल नंबर क्या होता है, 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी ये फ्रैक्शन में नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, कभी नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, कभी भी क्वांटाइज्ड वाला से ये फार्मूला आया है। तो Q बराबर NE फार्मूला लगा दिए, और Q का वैल्यू हम लोग कितना है, हम लोग का इस ग्लास पे टोटल चार्ज का वैल्यू क्या है, 1 कूलम। तो 1 कूलम ले लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम लोग को निकालना है। हम लोग को क्या निकालना है, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम लोग को मालूम है 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये हो गया। तो N इधर आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा, और 1.6 × 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा। तो N बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा, 6.25 × 10⁻18। यानी 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी 1 कूलम चार्ज पे, 1 कूलम चार्ज है। मान लीजिए कोई आदमी पूछेगा कि बाबू बताओ, तुम्हारे हाथ में 1 कूलम चार्ज है, तो तुम्हारे हाथ में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो तुम्हारे हाथ में इलेक्ट्रॉन होगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा। 6.25 × 10⁻18, यानी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में हो सकता है। तो और इसके आगे डिटेल में हम लोग बहुत सारे चीज़ को पढ़ेंगे।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला Q बराबर एनी वाला कंसेप्ट। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके क्लास 10th का सिलेबस में नहीं है और पढ़ना भी नहीं है। अगर आपको नहीं पढ़ना है, समझना चाहते हैं, तो आप क्लास 12 का वीडियो अपलोड है वहाँ पर जाकर और डिटेल में इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन हम 1 कूलम चार्ज बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। ये चीज़ को याद रख लीजिएगा। और दोस्तों आपको मास के बारे में और चार्ज के बारे में डिफरेंस बताया कि मास और चार्ज दोनों क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। दुनिया का कोई भी मैटर हो उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम लोग मास और चार्ज क्या है, दुनिया का कोई भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी हम लोग मास में पढ़े कि इसका ऐसा यूनिट ग्राम है, इसका ऐसा यूनिट कूलम है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मास कंजर्व होता है, चार्ज भी कंजर्व होता है। उस मास को भी हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, ना बना सकते हैं, चार्ज को भी ना तोड़ सकते हैं ना बना सकते हैं। फिर हम लोगों ने मास के बारे में पढ़ा कि मास एडिटिव इन नेचर है, उसको हम लोग अलजेब्रिक सम के रूप में जोड़ सकते हैं। फिर चार्ज को भी हम लोग वैसे जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद मास के पास केवल एक ही टाइप पर है, लेकिन चार्ज का 2 टाइप होता है, एक पॉजिटिव निगेटिव। फिर उसके बाद हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा कि 2 मास को जितना ज़्यादा मास बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, मास घटाएंगे फोर्स घटेगा, मास की दूरी बढ़ाएंगे फोर्स घटेगा, दूरी कम करेंगे फोर्स बढ़ेगा। फिर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 × m2/r²। F बराबर G m1 × m2/r²। G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद चार्ज में भी हम लोग यही पढ़े कि 2 चार्ज या तो अट्रैक्ट करेगा तो रिपेल करेगा। डिपेंड करता है कि चार्ज किस नेचर का है, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि कूलम साहब जो थे न्यूटन से इंस्पायरेशन लेकर क्या बताया कि जैसे मास काम करता है वैसे ही चार्ज भी काम करेगा, क्योंकि दोनों एक ही बाप का बेटा है, दोनों मैटर का बेटा है, मैटर का ही प्रॉपर्टी है, चार्ज भी मैटर का प्रॉपर्टी है, मास ही, तो दोनों में कुछ ना कुछ सेम नेचर आ जाएगा। लेकिन मास वाला में जो था केवल अट्रैक्टिव नेचर था, रिपल्सिव नेचर नहीं था। लेकिन चार्ज वाला में अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों नेचर है। चार्ज बढ़ाने पे फोर्स बढ़ता था, चार्ज घटाने पे फोर्स घटता था। उसके बाद चार्ज को दूर रखने पे फोर्स घटता था और चार्ज को पास लाने से फोर्स बढ़ता था। तो उन्होंने भी एक फार्मूला दिया क्या, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2/r²। F बराबर प्रोपोर्शनली का साइज रहता था Q × Q2/r²। K क्या होता है, कूलम्स कांस्टेंट होता है। इसको हम लोग क्लास 12 में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और मैग्नीट्यूड बढ़ाने के लिए मैग्नीट्यूड क्या होता है उसके बाद बताया। फिर हम लोग बताया कि अगर पॉजिटिव रहेगा तो रिपल्सिव करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। फिर उसके बाद बताया कि जो मास होता है क्वांटाइज नहीं होता है। मास को हम लोग आधा, पौने, मतलब हाफ, सवा ऐसे करके ले सकते हैं। 2.25 kg चीनी दीजिए, 4.5 kg आटा दीजिए, 2.5 kg चावल दीजिए, ऐसे करके ले सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज होता है, मास क्वांटाइज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज होता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग आधा या हाफ में नहीं ले सकते, उसको फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। यानी जिस चीज़ को फ्रैक्शन में कर सकते हैं वो क्वांटाइज नहीं होता है, जिस चीज़ को फ्रैक्शन में कर सकते हैं वो क्वांटाइज्ड नहीं होता है। जिस चीज़ को फ्रैक्शन में नहीं कर सकते हैं वो क्वांटाइज्ड होता है। तो चार्ज को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। चार्ज या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, जैसा कि आपके क्लास में स्टूडेंट होता है। आपके क्लास में स्टूडेंट कभी 55.5 नहीं हो सकता, वैसे ही चार्ज भी कभी 55.5 या 2.5, 3.5 नहीं हो सकता। इसीलिए चार्ज क्वांटाइज्ड है और मास क्वांटाइज्ड नहीं। उसके बाद हम लोगों ने चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पढ़ा क्या कि एक चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर हम लोगों ने Q बराबर एनी फार्मूला पढ़ा और हम लोग इस मेथड से क्या निकाले, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले 1 कूलम चार्ज पे। सो दोस्तों आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छा लगी होगी। आज की वीडियो बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है, क्या बताऊँ, जितना ज़्यादा रिकॉर्ड करने में समय लगा है उससे मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। फिर भी मैंने 4 से 5 बार इसको रिकॉर्ड किया, उसके बाद चौथी बार में ये क्या हुआ, डन हुआ। तो मेरे मेहनत को इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों। आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाई होगा। मैं तुरंत यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड मीनिंग का सेशन और स्पोकन का सेशन लाने वाला हूँ। और मेरा टीम भी अभी काम कर रही है, मेरा टीम को भी मैं लाऊंगा। वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, SST, मतलब सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाई होंगे। सो गाइज मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मतलब हमेशा बोलते हैं कि पढ़िए ऐसा कि बर्बाद ना हो आपका पैसा और दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। अपने अंदर एक हौसला रखिए, जुनून रखिए कि नहीं हमको पढ़ना है। देखिए हमको कोई भी फुर्सत ही नहीं मिलता है कि हम दाढ़ी बढ़ गया, केस बढ़ गया, बस केस नीचे लटक जाता है तो हेयर बेल्ट लगा लेते हैं। देखिए कैसा शर्ट पहन कर आ गए, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसा कपड़ा पहनते हैं, कैसा दाढ़ी रखते हैं, कैसा मूँछ रखते हैं, आपका बाल भरा हुआ है, आपका नाखून भरा हुआ है। बस पढ़िए, अभी पढ़ लीजिएगा, आने वाला समय आपका बढ़िया होगा और आने वाला समय बढ़िया होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। सो
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल डे।